तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। इसमें हमने बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से एक वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ली थी और एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ली थी। एक सर्कुलर कॉइल थी, उसके सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ली थी। अब ये आपका जो है थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन में हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। क्या है कि एक सर्कुलर लूप है, उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सर्कुलर लूप बोल दो या रिंग बोल दो आप, सर्कुलर लूप है। इसकी एक्सिस पर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर फाइंड करनी है। सपोज इस तरीके की आपकी ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, सर्कुलर रिंग इस टाइप की है। अब ये ऐसा क्यों बनाया मैंने, बिल्कुल सर्कुलर क्यों नहीं बनाया उसको, क्योंकि ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है। ये जो रिंग है आपकी, वो रिंग रखी हुई है कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये तो ये रिंग है, ठीक है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड करनी है। लास्ट टाइम जब हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी वो थी कि इस टाइप का आपका सर्कुलर रिंग थी और उसके सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ली थी कि इसमें करंट फ्लो हो रहा था, इसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी वो आपने फाइंड किया था। अब क्या करना है, अब हमें जो फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड है, इसके सेंटर से होते हुए एक एक्सिस पास होती है, इसके सेंटर से एक एक्सिस पास होती है और इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें, कि अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बना है अपने आसपास। तो कहाँ फाइंड करना है आपको, इसके सेंटर से एक एक्सिस पास होती है, इस एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक। तो आपका एक ये करंट क्या है ना, रिंग है। सपोज इस तरीके से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इधर से अंदर आ रहा है, इधर से अंदर और इधर से ऐसे, ठीक है। ये इसका मतलब क्या, आपका इधर से करंट आपका ऐसे अंदर जा रहा है और इधर से जो है बाहर आ रहा है, ठीक है। आपको इसके सेंटर से एक एक्सिस पास होती है, इसके सेंटर से एक एक्सिस पास होती है। इस एक्सिस पर सपोज एक कोई पॉइंट पी है, कहाँ पर है ये, सेंटर से सपोज एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर से, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। हमें क्या करना है, हमें इस पूरे रिंग की वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सपोज रेडियस जो है इसकी, रेडियस कितनी है, ए, रेडियस जो रिंग की वो ए है। पहले इसका डायग्राम मेन समझो, मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसका डायग्राम समझना ही है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, इस तरीके से रिंग रखी हुई है, लेकिन हमने ऐसे बना रखा है तो थोड़ा एंगल वगैरह समझने में प्रॉब्लम आती है इसकी। तो करना क्या है आपको, जो आपने पिछले 2 डेरिवेशन में किया है वही चीज़ यहाँ पर करनी है। आप क्या करोगे, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लोगे DL, उसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लोगे बायो-सेवर्ट लॉ का यूज़ करके, और फिर जो छोटे एलिमेंट की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की है उसको आप इंटीग्रेट करा दोगे पूरे रिंग के लिए, तो आपको जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। तो हम सपोज एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेते हैं, ये कितनी लेंथ है इसकी, DL लेंथ का हमने छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया है। यहाँ पर करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, तो डायरेक्शन इसकी कुल मिलाकर किधर होगी, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, आपका ऐसे करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ पर आपने एक छोटा सा एलिमेंट ले रखा है, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, आपको पता है करंट की डायरेक्शन निकालनी होती है अगर आपको सर्कुलर रिंग में जिस भी पॉइंट पर आपको निकालनी है। DL आपने लिया तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये हो जाएगी यहाँ पर करंट की डायरेक्शन। तो सेम यहाँ पर भी है, आपने ऐसे इधर करंट आ रहा था तो यहाँ पर आपको, आपने छोटा सा एलिमेंट लिया है ऊपर, जब ऊपर आपने छोटा सा एलिमेंट लिया तो यहाँ पर करंट कहाँ है, इधर फ्लो हो रहा है, तो इधर मतलब ये होगी यहाँ पर करंट की डायरेक्शन, ठीक है। करंट की डायरेक्शन का मतलब क्या है, आइडियल जो आपका वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन आपकी क्या होगी, ये आउटवर्ड, ठीक है। तो करंट आपका क्या ऐसे आ रहा है, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही आपके इस करंट एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो ये होगी आपका
आई डायरेक्शन आउटवर्ड। अब सपोज इस डीएल से ये डिस्टेंस जो है भाई, ये डिस्टेंस सपोज आर है, ये डिस्टेंस सपोज आर है, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, आप बायो सेवर्ट लॉ जब यूज करते हैं तो आपको पता है कि एक डीएल एलिमेंट की वजह से आपको आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है ना। बायो सेवर्ट लॉ आपने पढ़ा हुआ है कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने डीएल, आई करंट फ्लो हो रही है थीटा एंगल पर, और इसकी वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ली μ0/4 आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। तो छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ता है, फिर आपको ये थीटा पता हो और ये आर पता हो तो आप जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हो। अब यहां पर आपने सपोज क्या मान लिया कि डिस्टेंस कितनी है, आर है, ठीक। अब आप इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड कर लो, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, थीटा नहीं पता आपको। तो थीटा यहाँ पर समझो कितना होगा। थीटा मतलब आपका किसके बीच का एंगल होता है, आपका होता है आई डीएल, वेक्टर फॉर्म में आपने पढ़ा हो जब इसको, तो μ0/4 आई डीएल क्रॉस आर, कुछ ये होता है आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो जो थीटा होता है वो एंगल होता है किसका, आई और आर के बीच का एंगल, जो आपका आई और आर के बीच का होता है, ठीक है। ऐसे आपका आई करंट फ्लो हो रही होती है डीएल में से, तो आई करंट जो फ्लो हो रही है ये जो एंगल थीटा है ना, आर और आई के बीच का, आई जहाँ फ्लो हो रही है और आर जो है उसके बीच का एंगल होता है थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा अगर आपको ये फाइंड करना हो, यहाँ पर आपको जो डीएल है और आर है इनके बीच का एंगल कितना होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से समझो, आई किधर है, इधर, और आर क्या है, ये है सेंट एक्सिस से आपने इधर, ये आर है। तो आई और आर के बीच में एंगल जो है वो 90 होगा। नहीं समझ में आ रहा हो, देखो जैसे ये कुछ ऐसा सिनेरियो है, यहाँ पर ये है आई, एरो जो लगा हुआ है आपका ये बाहर की तरफ, ये आई है ना, ये जो आपका ये है आई बाहर की तरफ, और ये बाहर की तरफ जो है आपका आई, और ये है आर, ये है आर। तो आई और आर ये अलग अलग प्लेन में है। आई जो है आपका आइडियल जो आपने लिया हुआ है, आइडियल आपका बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ मतलब कौन से प्लेन में, आपका वाई जेड प्लेन में है, वाई और जेड प्लेन में है। और जो आर है आपका वो एक्स वाई प्लेन में है। तो वाई जेड प्लेन आपका देख रहे हो, समझ रहे हो, ऐसे आपका 3 डायमेंशनल है, इसलिए आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि आई और आर के बीच का एंगल 90 है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे समझो, ये है सपोज करंट, आपको समझ रही है कि आपको बाहर को आ रही है, ऐसे रिंग रखी हुई है, करंट आपको जो है बाहर को आ रही है, तो आई की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। जब आई की डायरेक्शन बाहर की तरफ है और आर जो है इधर है, तो आई और आर के बीच का एंगल कितना है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये आई और आर एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल 90 है, ठीक है। अलग अलग प्लेन में होने की वजह से ये जो एंगल है आपका वो कितना है, 90। तो आई इधर है, आई इधर है, आर इधर है, लेकिन जो आई बाहर है और आर इधर है, लेकिन जो एंगल है आई और आर के बीच का, आई इधर और आर इधर, लेकिन एंगल और आई और आर के बीच का कितना है, 90। अलग अलग प्लेन में होने की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा। तो आपका थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा जो है यहाँ पर वो कितना है आपका 90 है। तो इस छोटे से रिंग की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, छोटे से इस रिंग में आपने जो छोटा सा पार्ट ले रखा है डीएल, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, डीबी इक्वल आई डीएल साइन थीटा कितना है यहाँ पर 90 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आई और आर के बीच का एंगल यहाँ पर 90 है। फिर से मैं बता देता हूँ, इस तरीके से रिंग थी जिसमें से आपका करंट आ रहा है बाहर की तरफ, तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, आर इधर है, लेकिन आई और आर के बीच अगर आप एंगल देखो कितना है, तो आई बाहर की तरफ आ रहा है, आर इधर है, तो एंगल जो है कितना है आपका वो दोनों के बीच का, आई बाहर की तरफ आ रहा है, आर इधर है, लेकिन अगर आप एंगल देखो तो एंगल दोनों के बीच का 90 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये साइन 90 की वैल्यू 1, तो डी बी इक्वल आई डी एल बाई आर स्क्वायर।
ये हो गया आपका इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना बनेगी, वो तो आपने निकाल लिया, आइडियल बाई आर स्क्वायर। अब किस डायरेक्शन में बनेगी वो भी आपको समझना है, ठीक है। इसको हम दोबारा लिखेंगे, अभी बर्फ कर देता हूँ। अब डीबी किस डायरेक्शन में होगा, तो आपको डीबी निकालने के लिए जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि आई इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई इधर है डीएल लेंथ में और आर इधर है। तो कैसे निकालते हो आप किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, तो आपको क्या करना होता है, आपके फिंगर्स को आई से आर की तरफ रोटेट कराना होता है, फिंगर्स को आई से आर की तरफ रोटेट कराना होता है। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आई से आर की तरफ रोटेट करा रहे हो तो यहाँ पर जैसे क्या है, आपका थंब की डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनवर्ड। अब इस केस में आप समझो कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगी, तो आपको क्या करना है, करंट किधर है, आउटवर्ड, करंट किधर है, आउटवर्ड, और आर कहाँ है, ये। तो आपको फिंगर्स को रोटेट कराना है कहाँ, आई से, आई पहले आपका इधर है और आई से आर की तरफ, आर इस तरफ है ना, आर इधर है, आर जो है इधर है, आई जो है बाहर की तरफ है। तो आई से आर की तरफ रोटेट करा रहे हो। जब आई से आर की तरफ रोटेट करा रहे हो तो जो थंब होगा आपका, थंब दिखाता है आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इधर। तो ये हो गया आपका डीबी, आपने आई से आर की तरफ रोटेट कराया, डीबी हो गया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, डीबी के कंपोनेंट बना लेते हैं। एक जो है आपका इधर एक्स एक्सेस में हो जाएगा डीबी एक्स, और एक आपका इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं डीबी परपेंडिकुलर। अब कौन सा कितना होगा, एक्स एक्सेस वाला कितना होगा और परपेंडिकुलर वाला कितना होगा, उसको हम समझें। तो उसके लिए आप पहले ये पता होना चाहिए कि एंगल कहाँ से बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब कंपोनेंट बनाते हो आप किसी वेक्टर के, तो जिधर से एंगल बनता है वो वाला कॉस लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर वाला जो है वो साइन लेते हैं, ठीक है। तो एंगल कितना है, तो एंगल निकालने के लिए सपोज आपका ये एंगल कितना है, 5, ये एंगल कितना है, 5। अब ये एंगल 5 है तो आपका ये एंगल भी 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। कैसे, ये समझो। अगर आप R और dB का देखो R आपका इधर था, R इधर था, I से R की तरफ आपने फिंगर्स रोटेट कराया था, I से R की तरफ। तो dB कहाँ आया था, इधर, यानी dB कहाँ आया था, इधर आया था। अब अगर आप ध्यान से समझो, ये अलग प्लेन है ये, और ये जो है आपका अलग प्लेन है, ठीक है। तो जो आपका dB बन रहा है वो dB कहाँ बन रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर बन रहा है। R आपका इस प्लेन में और dB कहाँ बन रहा है, आपका इस प्लेन में बन रहा है। तो जब dB आपका इस प्लेन में बन रहा है तो R इधर है और dB इधर है, तो आपको पता है जो dB बनेगा वो हमेशा I और R दोनों के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आपका आइडियल क्रॉस R करा रहता है बेसिकली, और जो क्रॉस में जो निकल के आता है उसकी डायरेक्शन जो होती है उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है हमेशा, ठीक है। तो जो आपका dB बनेगा उसकी डायरेक्शन R से कहाँ होगी, परपेंडिकुलर, यानी जो dB है इसका R के साथ एंगल कितना बन रहा होगा, 90। इसको देखो हम अलग से समझते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा सिनेरियो। देखो ये dB है, सॉरी ये dB है, हम यहाँ dB x ड्रॉ कर रहे हैं और इसके परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं dB परपेंडिकुलर। ये dB है, ये R है, और ये एंगल हमने मान रखा 5। तो R और dB के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। R और dB के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि आपका I से R की तरफ रोटेट कराया था, dB इधर आया था, तो जो dB आएगा आपका वो अलग प्लेन में है R से, तो यानी कि जो R और dB है ये परपेंडिकुलर है। जो dB होता है उसकी डायरेक्शन आइडियल और R इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है, ठीक है, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर आएगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर आपका R। तो ये एंगल कितना है, 90, समझ रहे हो ना, ये R और dB जो है इधर, तो R ऐसा है और dB इधर है, तो R इधर है और dB जो है इधर है। तो आप फिर से देखो ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो R और dB के बीच में एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। R इधर था और dB जो आपका इधर
तो एंगल कितना है आपका आर और डीबी के बीच का 90 डिग्री। अब आपने ये क्या है परपेंडिकुलर कंपोनेंट दे रखा है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होती है। परपेंडिकुलर किससे है आपका, इस एक्सिस से। परपेंडिकुलर किससे आपका, ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है। तो ये इस एक्सिस से परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस एक्सिस से जब भी परपेंडिकुलर है इस एक्सिस से ये, यानी कि आपका ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो आप समझो ये यहाँ से यहाँ तक ये एंगल 90 है, ये फाई है, तो ये वाला कितना हो गया, इतना 90 माइनस फाई, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 90 है, ये आपका नीचे वाला फाई था, ये इतना, तो ये कितना बचा, इतना 90 माइनस फाई। अब यहाँ से यहाँ तक ये 90 है, यहाँ से यहाँ तक ये 90 है। अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस फाई है, तो इसका मतलब ये फाई होगा, तभी तो आप दोनों को ऐड कर दोगे तो माइनस फाई प्लस फाई कैंसिल हो जाएंगे, 90 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यानी कि ये एंगल कितना हो गया, फाई। फिर से बता दूं आपका, देखो आर और डीबी के बीच में एंगल 90 डिग्री था। सेम आपका ये एक्सिस और आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है डीबी का, उसके बीच एंगल में 90 डिग्री था। तो ये एंगल 90, ये फाई, तो ये 90 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 90 माइनस फाई। अब ये 90 माइनस फाई अभी पूरा 90 है, तभी पूरा 90 कब होगा, जब ये 90 माइनस फाई है, जब ये फाई होगा तभी तो पूरा 90 होगा ऐड करके पूरा, है ना। तो यानी कि ये एंगल कितना है, फाई है। बस आपको यही समझना है थोड़ा सा कि ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। ये 90 है आर और डीबी के बीच का, और इस एक्सिस और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनके बीच का 90 है। ये 90, ये फाई, 90 में से आपने फाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, 90 में से फाई सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना बचा 90 माइनस फाई। फिर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 90, अब जब ये पूरा 90, ये 90 माइनस फाई, तो अब ये पूरा 90 माइनस फाई, तो आपने क्या किया, ये 90 है और ये 90 माइनस फाई है, इसका मतलब ये जो कितना होगा, फाई होगा, तभी आपका टोटल ऐड करके पूरा 90 आएगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये एंगल कितना हो गया, फाई। तो ये एंगल फाई हो गया, तो यानी ये वाला कंपोनेंट आपका कितना होगा, डीबी कॉस फाई। जिधर से आपका एंगल बनता है वो कॉस होता है, और ये वाला एंगल ये वाला आपका कंपोनेंट कितना होगा, डीबी साइन फाई, ठीक है। तो ये एक डीएल की वजह से हो गया आपका डीबी साइन फाई इधर, डीबी कॉस फाई इधर। अब हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा कंपोनेंट लेते हैं, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट इधर, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट इधर हम फिर से डीएल लेंथ का एक कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है आपका, ये करंट फ्लो हो रहा था ऐसे, तो हमने पहले यहाँ पर लिया था, एक इधर की तरफ करंट था। अब जब नीचे लिया हमने तो करंट कहाँ होगा आपका, इधर की तरफ फ्लो, भाई ऐसे करंट फ्लो रहा था ना, तो यहाँ पर लिया था हमने, करंट की डायरेक्शन क्या थी, यहाँ पर लेंगे तो करंट डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर भी करंट डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। रेडियस आपका ए ही है, डायमेट्रिकली अपोजिट लिया हमने। ये एक्स है तो आपका यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा, आर ही होगा। ये कितना होगा आपका, आर। अब क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, फिर से हम देखेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी आपका, अब देखो आई अंदर है, आई जो है आपका अंदर की तरफ है, और आर जो है आपका इधर की तरफ है। तो यानी कि आप क्या करोगे, आई अंदर और आर इधर, यानी ऐसे टर्न कराओगे अंदर से आर की तरफ, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रही है, इधर। यानी मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ बन रही है, इधर। डीबी ही यहाँ पर भी होगी। सेम आपका यहाँ पर कंपोनेंट आप एक यहाँ बनाओगे इधर, और एक बनाओगे इधर। अब आपका ये एंगल फाई, सिमिलरली आपको समझ में आ रहा होगा, आर और डीबी के बीच का एंगल 90 है, और इस एक्सिस और इसके बीच का एंगल 90 है, तो ये फाई आपका, तो ये भी फाई हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा आपका, डीबी कॉस फाई, और ये वाला क्या हो जाएगा, डीबी साइन फाई। तो यानी कि आप जब अलग अलग कंपोनेंट ले रहे हो इस रिंग के अंदर, अलग अलग आपने एलिमेंट लिए, और उनकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो आप, तो आप क्या देखते हो कि जो डीबी कॉस फाई है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि कैंसिल हो रहे हैं, और डीबी साइन फाई जो है आपका, वो क्या है आपका, ऐड हो रहे हैं। डीबी साइन फाई जो आपका ऐड हो रहे हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखो यहाँ पर, तो कॉस फाई तो खत्म हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन जो साइन फाई वाले आपका टर्म्स है, डीबी साइन फाई, वो सारे आपका ऐड हो रहे हैं। तो अगर आपका बहुत सारे इधर एलिमेंट होंगे, उन सारे एलिमेंट की वजह से डीबी साइन फाई आएगा, वो डीबी साइन फाई जो आपका टोटल सारे ऐड हो जाएंगे। यानी कि आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, जितने भी डीबी साइन फाई हैं सारे डीबी साइन फाई को ऐड करना होगा,
अब कितने इनफाइनाइट हैं तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे जब dB sin phi हैं उन सब का टोटल निकालना है तो आप क्या कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो। तो यानी कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस लूप की वजह से यहाँ पर, वो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपका, dB sin phi का इंटीग्रेशन, क्योंकि आपका dB sin phi ही सारे ऐड हो रहे हैं, यानी सारे dB sin phi को आप ऐड कर दोगे, यानी कि आपको क्या कर रहे हो, dB sin phi का जो है इंटीग्रेशन करा दो आप सारे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, आप कई छोटे छोटे टर्म को आप मिला करके बड़ा कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको किसको मिलाना है, dB sin phi को मिलाना है, क्योंकि dB cos phi तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका b इंटीग्रेशन dB sin phi। ठीक है, अब हम कुछ टर्म और यहाँ से लिख लेंगे, उसके बाद इसको रब करके हम डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखो a जो है रेडियस है फिक्स है, x जो है वो भी फिक्स है, सेंटर से वो पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अब r आपका चेंज होगा रिंग की वजह से, यहाँ से लोगे r दूसरा आएगा, यहाँ से हो सकता है सेम हो, यहाँ से लेकिन r लोगे आप दूसरा आएगा, यहाँ से r दूसरा आएगा, यहाँ से लोगे तो r दूसरा आएगा, तो r जो है आपका वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो dB की वैल्यू कितनी होगी, dB की वैल्यू अगर आपको याद हो इसकी वजह से हमने निकाली थी, पीछे आप रिवाइंड करके देख लें थोड़ा सा। dB की वैल्यू कितनी आई थी, इंटीग्रेशन dB की वैल्यू आपकी आई थी μ0/4 IDL और एंगल 90 था अपॉन r² इंटू साइन फाई। अब इसको इंटीग्रेट करा दो आप, लेकिन इंटीग्रेट कराने में प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेट कराने में प्रॉब्लम है कि आप देखो वेरिएबल इसमें एक से ज़्यादा तो नहीं है, तो आप देखो वेरिएबल का अगर यहाँ पर समझो DL है वो वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है, अब I फिक्स है, R जो है चेंज होगा, यहाँ से R दूसरा होगा, यहाँ से R आप भाई एक्सेस पर ये पॉइंट था उसकी यहाँ से डिस्टेंस कुछ दूसरी होगी, यहाँ से डिस्टेंस कुछ दूसरी होगी, यहाँ से डिस्टेंस दूसरी होगी, तो R आपका वेरिएबल है। साइन फाई भी आपका वेरिएबल है, यहाँ से आपका एंगल दूसरा बनेगा, यहाँ से एंगल दूसरा बनेगा, यहाँ से एंगल दूसरा बनेगा, है ना। तो आपका साइन फाई वेरिएबल है, DL वेरिएबल है और R वेरिएबल है, तीन वेरिएबल हैं। तो हम इन तीनों वेरिएबल को एक साथ रख के इंटीग्रेशन नहीं करा सकते, तो हमें इन तीनों वेरिएबल को किसी एक में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करेंगे हम, उसके लिए देखो आप बहुत सिंपल से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कांस्टेंट टर्म्स में। यहाँ से अब देख लो अगर साइन फाई की वैल्यू, साइन फाई यहाँ से देख लो, साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इक्वल क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है a अपॉन हाइपोटेनस कितना है r। अब देखो r भी वेरिएबल है, तब r के साथ क्या कर सकते हो आप, पहले हम r को ही निकाल लेते हैं। चलो r वेरिएबल है, लेकिन इसको कांस्टेंट में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो r आपको पता है देखो हाइपोटेनस है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, है ना, तो r इक्वल क्या हो जाएगा √a² प्लस x², r इक्वल √a² प्लस x²। सिमिलर वे में आपका साइन फाई इक्वल क्या हो जाएगा a अपॉन r, और r कितना है √a² प्लस x²। अब a और x दोनों कांस्टेंट है, a ये रेडियस और ये x ये डिस्टेंस, ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया और ये भी कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया, तो आपके पास केवल एक वेरिएबल बचता है DL। अब अगर समझ में आ गया होगा तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको फिर से हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो ये पूरा मैंने डायग्राम दोबारा से बना दिया है। सर्कुलर कॉइल एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट P, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड करनी थी, तो आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की। यहाँ पर DB आपका एंगल यहाँ पर कितना है I और R के बीच का, वो हमने समझ लिया 90 डिग्री। तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड DB कितनी होगी μ0/4 IDL sin θ/r²। एंगल यहाँ पर थीटा जो है 90 है I और R का, तो आपका साइन 90 वैल्यू पुट कर दोगे, सो DB इक्वल μ0/4 sin 90 की वैल्यू 1 IDL/r²। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लिया, दूसरी की वजह से भी आपने DB फाइंड किया, और आप देखते हो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपका आ रही है वो जो कॉस वाले कंपोनेंट हैं DB के वो कैंसिल हो रहे हैं, और जो साइन फाई वाले कंपोनेंट हैं वो ऐड हो रहे हैं, यानी कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी आपका B इक्वल वो क्या आएगी, सारे DB साइन फाई को ऐड करके आएगी, यानी कि आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इंटीग्रेशन DB साइन फाई। अब देखो आप इसको हम सॉल्व कर लेते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंटीग्रेशन DB साइन फाई को। कितना होगा आपका B इक्वल इंटीग्रेशन
डी बी साइन फाई, तो डी बी की वैल्यू कितनी है आप यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। अब तीन वेरिएबल है आई आर और साइन फाई, तो हम साइन फाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, सॉरी आर की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। आर आपको दिख रहा होगा यहाँ से कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए आर जो आपका हाइपोटेनस है। सिमिलरली आपका साइन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कराते हैं, आगे पुट कर देते हैं वैल्यूज को। ठीक है, तो b इक्वल इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन फाई की वैल्यू कितनी है, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ अपॉन में ही आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू ये, तो आर स्क्वायर कितनी होगी, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो यानी कि कितना होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए एक्स सब कांस्टेंट है, केवल आपका डीएल वेरिएबल है, तो आप इंटीग्रेट इसको आसानी से करा सकते हो। तो बी इक्वल कितना हो जाएगा, जो भी आपका कांस्टेंट है सब बाहर ले आओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर कितनी है 1, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में लगा है अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2, तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 1/2 है, तो टोटल ऐड कर दो कितना हो जाएगा 1 + 1/2 यानी कि 3/2। तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सब बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन डी एल। अब बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 और इंटीग्रेशन डीएल। इंटीग्रेशन डीएल मतलब ये पूरी लेंथ, भाई छोटा पार्ट डीएल था तो इंटीग्रेशन मतलब ये पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ मतलब ये पूरी सर्कमफ्रेंस, और ये पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, रेडियस आपने ए मान रखी थी, तो सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई ए। तो बी इक्वल क्या आ गया आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए और ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला आ गया आपका कि अगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग है, सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग है, ए रेडियस उसकी, और उसके एक्सिस पर आपके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो कितनी होगी, तो आप फाइंड कर सकते हो बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। ठीक है, ये आपका पूरा फार्मूला आ गया। और अगर ये तो एक टर्न है, अगर सोचो आपका ऐसे एन टर्न हो, एन टर्न आपका लगे हो, कॉइल के ऊपर बहुत सारे टर्न आपका वायर के लिपटे हो, जिनमें सब में करंट बह रही हो, तो अगर कॉइल में एन टर्न है, अगर कॉइल में एन टर्न है तो फिर बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन का आप जो है मल्टीप्लाई करा दोगे, क्योंकि तब आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, सारी लेंथों का ऐड मतलब कितना हो जाएगा आपका, एक बार में 2 पाई है तो n टाइम्स में, तो n इंटू 2 पाई है, तो n का यहाँ पर और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, अब एक स्पेशल केस यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे आप फाइंड करना हो आपको सेंटर पे, इसके सेंटर पे फाइंड करना हो, इसके सेंटर पे फाइंड करना हो। सेंटर पे फाइंड करने का मतलब क्या है, आपका एक्स जो है आपका 0 हो जाएगा। सेंटर फाइंड करने का मतलब एक्स जो है आपका 0 हो जाएगा। सेंटर पे अगर आप फाइंड करना हो तो एक्स 0 हो जाएगा, तो एक्स 0 कर दो अगर आप, तो बी इक्वल कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स 0 हो गया तो ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 तो आपको समझ में आ रहा होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए क्यूब बचेगा। तो बी इक्वल क्या आ जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन
इंटू 2πi ए स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचेगा ए क्यूब। तो ए स्क्वायर से क्यूब खत्म हो जाएगा तो बी इक्वल क्या आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4π एन इंटू 2πi अपॉन ए। अगर आपको याद हो ये फार्मूला जो था आपका ये आपने पहले भी निकाला हुआ बायोस्टैट लॉ के सेकेंड एप्लीकेशन में कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपने सेंटर पर निकाली हुई थी, सेंटर पर आपने जब वहां पर निकाली थी तो भी आपका यही फार्मूला आया था म्यू नॉट अपॉन 4π, अगर एन टर्म के लिए था तो 2πi अपॉन ए, एन इंटू 2πi अपॉन ए। ये भी आपका सेम है, वहाँ यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको सेंटर पर पूछे अगर डायरेक्ट तो आप वही अप्लाई करोगे, और अगर एक्सेस पर पूछे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सेंटर पर मतलब एक्स आपका 0 है, एक्स बिल्कुल यहीं पे आ गया, तो एक्स जीरो पुट कर दो तब भी आपका वही फार्मूला जो आ जाएगा जो आपने सेकेंड डेरिवेशन में निकाला हुआ था। थैंक यू।